गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अरणी का परिवार। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जहां हमने ये जाना था कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, जहां हमने समझ बना ली थी एकल परिवार के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में। साथ ही साथ हमने विशेष रूप से चर्चा की थी अरणी और उसके परिवार के बारे में कि कैसे दादाजी जो बेटी और बेटा है उनमें फ़र्क कर पा रहे थे, कैसे दादाजी अरणी का मुंबई जाने को लेकर चिंतित हो पाते हैं, और डॉक्टर दीदी के समझाने पर कैसे दादाजी को ये समझ में आ जाता है कि अरणी तो अब पढ़ेगी ही पढ़ेगी, यानी मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के अध्ययन से हमने काफ़ी सारी समझ बना ली थी। जब हम इतना कुछ इस अध्याय से सीख चुके हैं तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। अभ्यास प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, वो देखिए, एकल परिवार किसे कहते हैं। यानी हमें यहाँ ये बताना है कि एकल परिवार होता क्या है, एकल परिवार की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों अध्याय में हम ये जान चुके थे कि जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उसे हम एकल परिवार के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर एकल परिवार की परिभाषा लिखी और हमारा उत्तर को पूरा कर लिया। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार के बारे में हमने जाना कि जहाँ माता पिता और उनके बच्चे यानी एक ही पीढ़ी रहती है उसे हम क्या कह देते हैं, एकल परिवार। उसी प्रकार आप ये बताइए कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने ये जान लिया था कि जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे अर्थात 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं उसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। तो ये हुई हमारे संयुक्त परिवार की परिभाषा और हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है बेटियों के प्रति माता पिता की क्या सोच होनी चाहिए। यानी बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि माता पिता की ऐसी सोच होनी चाहिए कि वो बेटे और बेटी में किसी भी प्रकार का कोई फर्क ना रखें, और उनके अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को उचित शिक्षा जरूर प्रदान करे। तो हम कह सकते हैं कि माता पिता में बेटे बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए, बेटियों को भी शिक्षा का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेटियां तो पराया धन है, अगले घर चली जाएंगी, इन्हें शिक्षा क्यों दी जाए, इन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। ऐसी सोच माता पिता की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत सोच है बच्चों। बेटा और बेटी में किसी प्रकार का फर्क नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, उनकी भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार करके हम उन्हें उचित आदर प्रदान करेंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। मतलब क्या आपका परिवार एकल परिवार है या फिर आपका परिवार एक संयुक्त परिवार है। तो बच्चों देखिए, जो हमारा परिवार है वो एक एकल परिवार है, और आप भी बताएंगे कि आपका परिवार के कौन से प्रकारों में आता है, क्या वह एकल परिवार है या फिर वह संयुक्त परिवार है। और एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में हम समझ चुके हैं ना, क्या क्या अंतर है दोनों में। इसी प्रकार बच्चों आप अगला प्रश्न में यह बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। बच्चों जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि मेरा परिवार कैसा परिवार है, एकल परिवार है। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन होंगे, माता पिता और उनके बच्चे। यानी कि इस परिवार में माता पिता हैं मेरे, और मेरे जो भाई बहन हैं वो भी मेरे साथ रहते हैं, यानी ये हैं मेरे एकल परिवार के सदस्य। इसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सदस्य हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आपके आसपास अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। बच्चों जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरे आसपास जो ज़्यादातर परिवार हैं वो एकल ही परिवार हैं, यानी उनमें माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वही रहते हैं। यानी मेरे आसपास कैसे परिवार हुए, एकल परिवार ज़्यादा हुए। उसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपके आसपास जो अधिकांश परिवार हैं वो कौन से हैं, क्या वो एकल परिवार हैं या फिर वो संयुक्त परिवार हैं, और उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न,
और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे। बच्चों जाहिर सी बात है, हम कैसे परिवार में रहना पसंद करेंगे जहां हमारे परिवार के सभी सदस्य साथ रहते हो, यानी दादा दादी भी हमारे साथ रहे, ताऊ ताई भी हमारे साथ रहें, चाचा चाची भी हमारे साथ रहें, हमारे चचेरे भाई बहन भी हमारे साथ रहें, माता पिता हमारे साथ रहें, यानी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ में रहेंगे। उस प्रकार के परिवार में हम रहना पसंद करेंगे। तो ऐसा परिवार तो कौन सा होगा? क्या वो एकल परिवार होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, वो तो एक संयुक्त परिवार होगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि हम संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेंगे, और इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। कमाई का कार्य परिवार के सदस्यों के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा किया जाए। तो हमारे परिवार में बच्चों देखिए, कमाई का कार्य यानी पैसे कमाने का कार्य मेरे पिताजी, माताजी, बड़े भाई, ये सब सदस्य करते हैं। और उनके बारे में मैंने लिख दिया कि हमारे परिवार में पिताजी, माताजी, बड़े भाई आदि सदस्य कमाई का कार्य करते हैं। अब आपके परिवार में कौन कौन सदस्य कमाई का कार्य करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों आधुनिक समय में हम देखते हैं कि न केवल पुरुष ही अपितु जो महिलाएं भी हैं वो भी रोजगार का कार्य करती हैं, वो भी परिवार में आमदनी का सहयोग जरूर करती हैं, क्योंकि पुरुष से कंधा मिला करके आज महिलाएं भी बिल्कुल सक्सेसफुल लाइफ जी रही हैं, वो भी सफलता की ओर बढ़ रही हैं। इसीलिए तो आप देख पा रहे हैं जो मेरे पिताजी हैं उनके साथ साथ मेरी माताजी भी कमाई का कार्य करती हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों देखिए, आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। अब बच्चों मैं बड़ा होकर के, जब मैं छोटा था तो मैंने ये प्लान किया था, ये योजना बनाई थी कि मैं बड़ा होकर के अध्यापन का कार्य कराऊंगा, यानी मैं अध्यापक बनूंगा, जिससे मुझे आमदनी होगी और मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा भी रहूंगा। उसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आप बड़े होकर के कमाई के लिए क्या कार्य करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं कौन सा कार्य करूँगा, अध्यापन का, यानी मैं एक अध्यापक बनना चाहूँगा। उसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आप कौन सा कार्य करना पसंद करोगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, अर्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। बच्चों हमने ये जाना था कि जब अर्नी ने ये कहा कि मुझे कहाँ जाना है, बम्बई जाना है, उच्च अध्ययन के लिए जाना है, तो दादाजी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दादाजी की ये मानसिकता थी कि लड़के ही बाहर जाके पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि अर्नी लड़का होती तो जो दादाजी हैं वो उसे बाहर जाने से मना नहीं करते, वो ये कहते कि ये लड़का ही ये तो आराम से जा सकता है, क्योंकि दादाजी ने अर्नी के मामले में यह कहा था कि एक अकेली लड़की इतने बड़े शहर में कैसे रह पाएगी। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की जो चिंता थी वो उचित थी या नहीं थी। बच्चों जो चिंता का कार्य दादाजी के द्वारा किया गया था कि अर्नी, जो हमें पता था कि अर्नी का एक पैर पोलियो के कारण खराब हो चुका था, तो दादाजी को साथ साथ यह चिंता भी थी कि ये अपने कार्य कैसे कर पाएगी, इसका तो पैर भी खराब है, ये वहाँ कैसे रह पाएगी। तो हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर जो चिंता दादाजी के द्वारा की गई थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल उचित थी। तो हमने यहाँ लिखा हाँ, दादाजी की जो चिंता थी वो कैसी थी, उचित थी। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों अगला प्रश्न है, अर्नी क्या चाह रही थी, क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। बिल्कुल बच्चों, अर्नी यह चाह रही थी कि मैं बम्बई या मुंबई जा करके अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, और उसकी जो ये इच्छा और रुचि थी उसके बारे में जरूर पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि परिवार में बच्चों ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिस सदस्य के लिए कोई फैसला लिया जा रहा है उसकी राय, उसकी रुचि, उसकी इच्छा को जरूर पूछ लेना चाहिए। इसी से ही तो बनता है एक अच्छा संयुक्त परिवार। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अर्नी पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाहती थी, उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था, यानी ये जरूर कार्य किया जाना चाहिए था, उसकी रुचि और इच्छा को जानना जरूरी था। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी
ज़रूरी है बच्चों, ये एक सम्मान का प्रतीक है उनके प्रति, साथ ही साथ ये हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है। इस वजह से आप ये बताइए कि वो कौन कौन से अवसर हैं जब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे बच्चों जब भी मैं विद्यालय जाता हूँ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाता हूँ, उसी प्रकार बच्चों जो अवसर विशेष हैं, त्यौहार होते हैं, पूजा का कार्य होता है, पूजा के कार्य, या फिर बच्चों जो जन्म दिवस होता है, उस अवसर पर मैं हमारे बड़ों के सभी के आशीर्वाद लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम विभिन्न अवसरों पर बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, जैसे त्योहारों पर, जन्म दिवस पर, पूजा के अवसरों पर आदि। तो ये वो अवसर हैं जब हम बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है। बच्चों हमारे घर में जब भी कोई डिसीजन यानी फैसला लिया जाता है तो परिवार के सभी सदस्य बैठ कर के एक साथ बैठते हैं और उस बारे में फैसला लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलकर के ये फैसले का कार्य करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, घर में आपसे जुड़ी बातों पर जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है। बच्चों बिल्कुल हमारे यहाँ ली जाती है। जब भी मेरे से जुड़ा कोई फैसला लिया जाता है, जैसे कौन से कपड़े लोगे, आपके लिए कौन से खिलौने लेकर के आए, तो ऐसे कार्यों में मुझसे ज़रूर राय ली जाती है। आप भी यहाँ बताएंगे क्या ऐसे फैसले लेने से पहले आपसे राय ली जाती है। यदि हाँ तो आप उत्तर हाँ में देंगे, यदि नहीं तो आप उत्तर नहीं में देंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं। और बिल्कुल माँ तो पूछती है ना कि बेटा आज खाने में क्या खाओगे, प्यारी गुड़िया आज खाने में आप क्या खाना पसंद करेंगे, पूछती है ना कभी कभी हमसे। तो हमने यहाँ लिखा कि हाँ, हमारी माताजी हमसे कभी कभी पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं। और यहाँ पर हमने ये जाना कि खाना पकाते समय भी हमारी रुचि का ध्यान रखा जाता है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारे नैतिक दायित्व है। अब हमें ये बताना है कि आपके परिवार में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जिनके द्वारा बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। तो देखिए बच्चों, हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनके द्वारा कही गई हर बात का पालन किया जाता है, साथ ही साथ उनके साथ बैठ करके समय भी बिताया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये वो कार्य हैं जो किए जाते हैं हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और अध्याय का हमारा अगला प्रश्न है देखिए, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेने चाहिए और क्यों। आप ये बताइए परिवार में महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो किसको लेने हैं और कैसे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए, ये तीनों बातें हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो बच्चों, हम कह सकते हैं कि परिवार में जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर लेना चाहिए। साथ ही साथ यह बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि निर्णय जिस व्यक्ति से संबंधित है, जिस सदस्य से संबंधित है, उस सदस्य की राय जरूर लेनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर इस प्रकार से या इस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा जिसमें सभी सदस्य सम्मिलित होंगे, जिस व्यक्ति के लिए निर्णय लिया जा रहा है उसकी राय सम्मिलित होगी, तो जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो उस नियम या उस निर्णय का पालन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ निर्णय जिस सदस्यों से संबंधित हो उसकी राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस निर्णय को निभाने में सभी सदस्य सहयोग करेंगे और आपस में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो हमने यहाँ जाना कि परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको, कैसे और क्यों लेने हैं, साथ में बैठ करके ये सब बातें हमने यहाँ पर क्लियर की हैं, यहाँ पर पता किया है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न। बच्चों अध्याय का हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार व एकल परिवार के फायदे लिखिए। क्या फायदे होंगे संयुक्त परिवार से, क्या फायदे होंगे एकल परिवार से, इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है। तो जाहिर सी बात है संयुक्त परिवार और एकल परिवार के अनेक सारे लाभ हैं। जैसे देखिए, संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों को सम्मान मिलता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहती है, साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं उनका भी पालन आराम से, या सुविधाओं का उपभोग भी वो मिलजुल कर करते हैं, और मुसीबत के समय सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे परिवार में रहने पर जो पारिवारिक रिश्तों की समझ है वो भी बच्चों को
प्राप्त होती है। उसी प्रकार बच्चों जो एकल परिवार है उसमें भी रहने के कई सारे फायदे हैं। व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है और जो निर्णय लेने की जो कार्य होता है उसमें परिवार के अधिकतम सदस्य सहयोग करते हैं, क्योंकि एकल परिवार है उसमें सीमित सदस्य होंगे और निर्णय भी बड़ी आसानी से लिया जा सकता है, किसी प्रकार के मनमुटाव होने की स्थिति नहीं होती। वहीं पर हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में सुरक्षा, सुविधाएं और रिश्तों की समझ जैसे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये वो फायदे हैं जो संयुक्त परिवार से और एकल परिवार से हमें प्राप्त होते हैं। तो देखा बच्चों, आपने अरणी का परिवार नामक अध्याय का हमने गहनता से अध्ययन किया और इस पर आधारित जो हमारे इतने सारे अभ्यास प्रश्न थे उनको बड़ी आसानी से हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।